नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लास हमारी चल रही थी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली अटेंड कर रहे थे। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही साथ आपको बायोलॉजी की क्लास भी मिलती रहेगी। बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने की पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी की क्लास कंप्लीट करवा दी जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप टॉपर्स को भी सुनते हैं तो बार बार उनके द्वारा कहा जाता है कि आप जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की क्लास यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होगी आपकी तैयारी के लिए, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। आज की हमारी टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हम पढ़ेंगे। आज 2 टॉपिक कंप्लीट करवाई जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन का कब प्रारंभ होता है, तो यह विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। यानी अगला पॉइंट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 29 होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। आंसर होगा कशेरुक रज्जु, जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो दंत वल्क है, जिसे कि इनेमल कहा जाता है। आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो यह जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर। कशेरुक रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 जोड़ी नर्व्स पाई जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। बॉक्स में दिए गए पॉइंट अति महत्वपूर्ण होते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी स्पर्म या डिंब यानी ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, 65% पाया जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है, जबड़ों की पेशियां सबसे मजबूत होती हैं मानव शरीर में। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन को कौन रक्षा करता है, तो यह रक्षा करता है एमनियोन, जिसे उल्व कहा जाता है हिंदी में। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है। राइट आंसर होगा कोलम ओआर स्प्लैक्निक कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है, घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा जिसे इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, ये किसको जोड़ती है, तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है, टेंडन। लिंगामेंट जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, बोन टू बोन याद रखेंगे। टेंडन और लिंगामेंट से क्वेश्चन अनेकों बार बने हैं। स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं, तो यह कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो कि जोड़ने का काम करती हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं, हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो यह ओसिन नामक प्रोटीन का बनता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। कौन सा लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, आंसर होगा आरबीसी यानी कि लाल रुधिराणु।
कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन नामक प्रोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा जिससे मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। अगला पॉइंट, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। अगला पॉइंट है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह अचल संधि के द्वारा जुड़ती हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो आंसर है अल्ना एवं ह्यूमरस में। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और फ्यूबिस उपस्थित होती हैं। अगला टॉपिक हमारा है, हम साथ ही में कंप्लीट कर लेते हैं, श्वसन तंत्र, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा यह करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा के द्वारा। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17% होती है। अगला पॉइंट है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? आंसर है लैक्टिक अम्ल में, जिसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस के द्वारा, जो कि एक ढक्कन समान होता है। अगला पॉइंट है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP के अणु के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ों पर रहने वालों को RBC की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 तथा पायरुविक अम्ल। अगला पॉइंट है, अवायवीय श्वसन जिसे एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? संक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सर्वाधिक CO2 का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होगा। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? आंसर है 2।
फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा ईस्ट में खोजा गया था फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जिसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद जिसे लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पल्मोनरी वेन के द्वारा यानी फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक रिस्पायरेटरी क्वेशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग रिस्पायरोमीटर से इसका मापन किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। साइंस की भी यह दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की हमारी टॉपिक है पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इन सभी वीडियो से सीधे सीधे एक एक अंक के दो अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही ध्यान से सबको देखते जाएंगे। ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जिससे कि प्रश्न न पूछे जा रहे हों। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो राइट आंसर होगा स्टार्च। अगला पॉइंट है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन नामक हार्मोन। याद रखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप टीचर्स और टॉपर्स को सुनते होंगे तो बार बार उनके द्वारा कहा जाता है एनसीईआरटी बुक कवर करने के लिए, तो आप एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है। आपको एनसीईआरटी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा यदि आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो साथ में लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरे द्वारा बस यही दोनों पुस्तक फॉलो किया गया था जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था स्पेशली एग्ज़ाम में। मैंने अपने एग्ज़ाम में एनसीईआरटी और लूसेंट ही फॉलो किया है। मुझे बहुत ज़्यादा बुक इकट्ठा करने का शौक़ नहीं रहा है। आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पर ताकि चीज़ें आपको याद रहें। बार बार आप यदि पढ़ेंगे तो अपने आप याद होती चली जाएंगी क्योंकि इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर है आंत। आइए बॉक्स में देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइल का निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सीधे प्रश्न बनते हैं इससे। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो आंसर है हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? इसे क्रमानुकुंचन कहा जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो यह पित्त रस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में इसका स्टोर होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखेंगे। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? यह बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है तो यह है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह होती है यकृत। अनेकों बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक एक पॉइंट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह है ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन ए। गलसुआ यानी कि जिसे मम्स कहा जाता है पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है।
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो यह पैंक्रियाज में पाई जाती है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है यानी सिक्रेशन होता है? तो यह है अग्नाशय। जठर ग्रंथियां जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, यह किस अंग में पाई जाती है? आंसर होगा अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो आंसर है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। अगला पॉइंट, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये किडनी पर इसका असर होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होता है किसके लिए? आंसर होगा अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। एडिशनल पॉइंट याद रखेंगे। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आंसर होगा जस्ता नामक धातु, जिसे कि जिंक के नाम से भी जाना जाता है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है सबसे पहले। उत्सर्जन तंत्र, ये हमारी अगली टॉपिक है, क्योंकि छोटी टॉपिक है इसलिए हम इसे कवर कर लेते हैं। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि एक अंक का क्वेश्चन फिक्स है पूछा जाना, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? आंसर होगा यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? आंसर होगा यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है रक्त अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? आंसर है अमोनिया। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरिन की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच, जिसे कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एवं इसी के साथ याद रखेंगे एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित यूरिन की मात्रा कितनी होती है? तो यह लगभग 1.5 लीटर होती है। कौन सी औषधि यूरिन के सिक्रेशन को प्रोत्साहित करती है? तो ड्यूरेटिक होता है। विल्स रोग क्या है? व्हाट इज विल्स डिजीज? और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा किडनी। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों के किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। कोशिका गुच्छ, इसे कि ग्लोमेरुलस आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। इंग्लिश से और हिंदी दोनों नाम याद रखना है आपको। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? बीपीएससी तैयारी 1 में प्रश्न पूछा गया था। जंतु और उसके मुख्य उत्सर्जी अंग दिए गए हैं, दोनों ध्यान से देखना है। मनुष्य में होता है किडनी यानी कि वृक्क। अमीबा में यह त्वचा या फिर रिक्तिका के द्वारा सिक्रेशन करता है। केचुआ में उत्सर्जिकाओं के द्वारा होता है। झींगा मछली में है एक्सक्रेटरी ऑर्गन हरित ग्रंथियां। फीताक्रीम में फ्लेम कोशिकाएं होती हैं। आर्थ्रोपोडा में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। और सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह या फिर मुख के द्वारा होता है। आप याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा कई बार पूछा गया है। वृक्क में पत्थरी यानी कि किडनी स्टोन यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन याद रखेंगे, इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे यूरीमिया कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से यानी कि 1 से लेकर के 1.2 लीटर पर मीटर होता है।
वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इसे हीमोटूरिया कहा जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के द्वारा। रक्त फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी का है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक, जिसे कि अमोनिया उत्सर्जक कहते हैं हिंदी में, जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जक बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अंग सबसे पहले देखेंगे वृक्क के बारे में। यह रुधिर से यूरिन के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। फेफड़े का कार्य है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह यकृत का कार्य देखेंगे नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। और इंटेस्टाइन यानी कि आंत है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन यह करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग जिसे अर्थराइटिस भी कहा जाता है का कारण क्या है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना गठिया रोग बन जाता है, जो कि अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचन क्या कहलाता है? पेरिस्टासिस कहलाता है। ड्यूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल की हमारी टॉपिक होगी न। आज की टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? आंसर है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सभी से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को बेहद ही ध्यान से देखेंगे। प्रेरक कौशल जिसे मोटर स्किल कहा जाता है, मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यह ललाट भाग के द्वारा संबंधित है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है रेम्बेनसिफेलॉन। नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। याद रखेंगे। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इसे अनिद्रा कहा जाता है, जिसे कि स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक कहते हैं इसे। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 kg होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में। सेरेब्रल पॉल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है, जो कि सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो यह है आंसर हाइड्रा में। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यह 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? आंसर होगा ब्रेन। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना होता है तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना इसका प्रमुख कार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के सिक्रेशन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा। आंसर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? इसे बुलिमिया कहा जाता है। जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस।
एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो यह पीनियल ग्रंथि से निर्मित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? आंसर है सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आंसर होगा 3 भागों में, जिसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम तीनों याद रखेंगे। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? यह एक्सॉन कहलाता है। हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? मैलिन का आवरण होता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो यह मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। चिकित्सा उपकरण और उसके उपयोग क्या है? आइए देखते हैं। सीटी स्कैन का उपयोग होता है शरीर में असामान्यता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह हृदय में विकार का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो एनालाइजर यह जैव रासायनिक तत्वों की जांच में इसका उपयोग होता है। पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति नियंत्रित करने में होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहा जाता है। इसे सिनेप्स याद रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अगला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत जल्द ही आपकी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो आंसर होगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। अगला पॉइंट हमारा है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? आंसर होगा O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतया बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होगा? तो 7.35 होता है। 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच तक होता है, याद रखेंगे। इसलिए सामान्यतया 7.4 कहा जाता है ब्लड का पीएच मान, जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। आरएस कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र बैच की बायोलॉजी की क्लास भी चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो यह प्लीहा में नष्ट होता है, जिसे स्प्लीन कहते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, याद रखेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा होगा? A अथवा O आंसर होगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? तो यह है लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से अथवा रक्त कैंसर भी कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर के यह थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर के फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलकर के रक्त का थक्का बनाता है।
जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? आंसर होगा एंजाइम। अगला पॉइंट, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो यह हृदय धमनियां कहलाती हैं, यानी कोरोनरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? यह अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? आंसर होगा एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो ये सोडियम की भूमिका होती है। इसमें एंजाइम एक प्रकार का बायो कैटालिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना सेकेंड लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसर होगा अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला पॉइंट हमारा, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त की कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे। बीपीएससी टीआरई 4 में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा होती है, जो कि पैर में उपस्थित होती है। श्वेत रक्त कणों की संख्या में होने पर आप ध्यान देंगे, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 12,000 सीसी से के लगभग याद रखेंगे संख्या, 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सर्पगंधा नामक पौधे का। राउल्फिया सर्पेंटाइना इसे इंग्लिश में याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी, जिसे एरोटा कहा जाता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। अशुद्ध रक्त प्रवाह का क्रम क्या है? तो हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियां, फिर धमनिकाएं और कोशिकाएं अंग, ये क्रम है। क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो याद रखेंगे 150 से लेकर के 260 mg/100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? आंसर होगा क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? तो यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC की। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग व उनके कार्य क्या है? हृदय का कार्य होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियों का कार्य होता है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। शिराओं का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। और कोशिकाओं का कार्य होता है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना। रिसर्पिन क्या है? तो रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। अगला पॉइंट हमारा, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन होता है। ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है यह। ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन का कार्य रक्त का स्कंदन करना होता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो यह प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A, B और AB तीनों हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतया कितनी होती है? तो याद रखेंगे आप 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट
याद रखेंगे। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ओ। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह O और असंभावित यानी कि AB नहीं हो सकता है। यदि माता पिता में O और A है तो संभावित ब्लड ग्रुप होगा O या A, B या AB नहीं हो सकता। O और B है तो O और B होगा, A या AB नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप। यदि माता पिता O और AB हैं तो ब्लड ग्रुप संभावित है A या B, लेकिन ध्यान देना है O या AB नहीं हो सकता है। A और A यदि माता पिता है तो संभावित ब्लड ग्रुप A या O हो सकता है, B या AB नहीं होगा। A या B माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह होगा A, B, O या AB, और असंभावित इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों इसमें हो सकते हैं। यदि AB है ब्लड ग्रुप माता और पिता का, A और AB माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित है AB, AB, O नहीं हो सकता है। यदि B और B है माता पिता का ब्लड ग्रुप तो संभावित है B और O, लेकिन A और AB नहीं हो सकता। यदि B और AB माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो संभावित है AB, AB, पर O नहीं हो सकता। यदि AB और AB दोनों माता पिता का ब्लड ग्रुप सेम है तो संभावित ब्लड ग्रुप है बच्चे का AB, AB, पर O नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया, इसे आघात से रक्तस्राव कहा जाता है। और अरक्तता मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। अगली टॉपिक हमारी रहेगी मेरे भी सिलेक्शन में एनसीईआरटी बुक का काफ़ी योगदान रहा है। मैंने भी बहुत अच्छे से इस बुक को कंप्लीट किया था, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देना है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला परावटु हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो आंसर होगा थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? आंसर है अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन सिक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर होगा TSH हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रिनालिन हार्मोन को बार बार पूछा गया प्रश्न है। यदि आपके पास पर्याप्त समय डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का नहीं है तो ये आपके लिए बेहतर बुक होगी, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में इसमें सभी मेन पॉइंट को समराइज किया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस। कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट हमारा, शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं यानी डक्टलेस होती हैं? तो आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? आंसर है इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रिटिन नामक हार्मोन, नाम याद रखेंगे। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागान का निर्माण नहीं होगा।
कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन करती है? आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से प्रश्न टीआरई 1 में भी पूछे गए थे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? इसे कार्यात्मक रोग कहते हैं, यानी फंक्शनल डिजीज। मानव हार्मोन तथा उसकी भूमिका क्या है? आइए देखते हैं। इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है, प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का शरीर में क्या भूमिका है? तो यह वृद्धि हार्मोन के सिक्रेशन को रोकता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को भी प्रेरित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन यह सोने जागने के चक्र को रेगुलेट करता है। एड्रेनालिन यह हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। स्टार लगाएंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है? तो यह स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। स्त्रियों में यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है? तो गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है तथा गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है तथा पेशियों के विकास में सहायक होता है। रेनिन यह एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है तथा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन और एंजिटेंसिन को तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनालिन हार्मोन के सिक्रेशन होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि बहुत बार पूछा गया है। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है ड्यूरेसिस नामक रोग होता है। स्तनधारियों में दुग्धस्राव को हार्मोन से कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को। स्तनधारियों में मिल्क सिक्रेशन को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन नामक हार्मोन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन की। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? यह ब्रेन यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य सिक्रेशन दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन नामक। कई बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड है। ये सभी पॉइंट से प्रश्न बने हैं, तो आप एक एक पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ग्रंथि और हार्मोन्स देखते हैं। अग्नाशय से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क से कार्टिसोल नामक हार्मोन का और वृक्क से विटामिन डी का। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले सिक्रेशन को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता नामक धातु होती है इंसुलिन में। अगला पॉइंट है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? आंसर होगा परावटु। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि नियंत्रित करते हैं। ये सभी कार्य हैं हार्मोन के। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन कौन सी हैं।
और उनका कार्य क्या होता है? हार्डेरियन ग्रंथियां यह नेत्रों में सिक्रेशन द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां यह कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां होती हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है इसे। श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड मेढक की त्वचा में म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ब्रूनस ग्रंथियां ये कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का सिक्रेशन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। अगली ग्लैंड देखते हैं, वाइटिलाइन ग्लैंड प्लेटेहेल्मिन्थेस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। यह फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। फैट ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां यह स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। स्वयं रेडर ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां इसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, स्तनियों में दूध का सिक्रेशन करती हैं। सेरोमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का सिक्रेशन करती है। लक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ेंगे आप कोशिका यानी सेल। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एनसीईआरटी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी टीचर्स या टॉपर्स को सुनते होंगे तो सभी के द्वारा यही सुझाव दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। मेरे भी सिलेक्शन में एनसीईआरटी का काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? आंसर है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो यह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? याद रखेंगे प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं? तो छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्त। याद रखेंगे सेल वॉल नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में। पीट पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? तो यह ओवरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? आंसर है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग कहा जाता है इसे। मनुष्य के किस ऊतक यानी टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा मृत? याद रखेंगे प्रश्न है कौन सा भाग प्लांट सेल तथा एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी दोनों में पाया जाता है? तो याद रखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन ने जीन शब्द खोजा। रिवर्स प्रतिलेखन क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? टैमिन तथा बाल्टीमोर ने किया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रभाविता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है।
यह किससे मिलकर बनता है? तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? आंसर है राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होगी। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा होती है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार पुरकिंजे ने कहा था। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? आंसर होगा हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? आंसर है जीव द्रव्य तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा याद रखेंगे, तो यह आंसर बनेगा पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है? गोल्जी बॉडी को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? आंसर है लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में यह प्रस्तुत किया गया था। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य संरचना पाई जाती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, जो कि केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम याद रखना है कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया ओविडक्ट में संपन्न होती है। अगली टॉपिक देखते हैं। इसी हमारी टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। प्लांट में जैसे जाइलम और जैसे जल याद रखेंगे ऐसे रिलेट करके। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विनाइट्रीकरण कहा जाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला पॉइंट है वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो यह भ्रूण खाद्य संग्रहण तथा आवरण से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पादप के क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो यह परासरण प्रघात के कारण होता है, जिसे कि डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? यह फसल का नाम है मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? आंसर होगा सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम को फूल से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? इसे प्रोटोजाइलम कहा जाता है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत यानी कि मलबेरी के प्लांट पर रेशम के कीट पाए जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स में।
वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन्स। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा स्तंभ मूल कहते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो इसे चूस्कांक कहा जाता है। हास्टोरियम याद रखेंगे इंग्लिश में। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में यानी डाइकोटिलीडन्स प्लांट में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? तो यह कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। गेहूं, धान और जौ में रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एक्केसिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को कहा जाता है। प्लांट और उसके प्रयोग योग्य यानी खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो लहसुन और प्याज का बल्ब खाया जाता है। हल्दी और अदरक का प्रकंद यानी राइजोम खाया जाता है। अरबी और जिमी कंद का कॉर्म या घन कंद याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो ये महत्वपूर्ण है। आलू का ट्यूबर यानी कंद खाया जाता है या स्तंभ कंद भी ऑप्शन में दिया रहता है, इसलिए तीनों नाम याद रखेंगे। हार्मोन्स विकर एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज होता है तने का परिवर्धित रूप। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल विजुअल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश में होती है।